हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक है जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा रचित। उस पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 66 पेज नंबर तक पढ़ लिया है, जो कि भाषा विज्ञान और भाषा से संबंधित चैप्टर थे। अब हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो ये पेज नंबर 67 से शुरू है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। सबसे पहले क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। मतलब कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास जो था वो गार्सा द तासी ने किया। और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, यानी कि फ्रेंच विद्वान थे। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। अच्छा, गार्सा द तासी जो थे फ्रांस के थे तो फ्रेंच भाषा में ही तो लिखेंगे। फिर इन्होंने गार्सा द तासी की पुस्तक का नाम था इस्त्वार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है हिंदी इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है उसका सबसे पहला प्रयास किसने किया? गार्सा द तासी ने किया। और ये फ्रांस के थे तो इन्होंने अपनी पुस्तक को फ्रेंच भाषा में लिखा। और क्या इनकी बुक का नाम क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट, इस्त्वार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी। फिर ये जो बुक थी इनकी 2 भागों में विभक्त थी। तो जो पहला पार्ट उसका था उसका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में, और जो दूसरा जो भाग था उसका प्रकाशन हुआ 1847 में। तो जो गार्सा द तासी की पुस्तक है वो 2 भागों में विभक्त थी। पहले का प्रकाशन हुआ 1839 ईस्वी में और दूसरे का 1847 में। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। फिर इस्त्वार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1841 ईस्वी में हुआ। फिर तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम में किया। तो अब इसका मतलब क्या है कि इन्होंने, जो गार्सा द तासी थे, इन्होंने अपनी किताब इस्त्वार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी में क्या किया? हिंदी और उर्दू के कवियों को समाहित किया, उनका विवरण किया। और विवरण कैसे किया? अंग्रेजी के वर्णानुक्रम, यानी कि अल्फ़ाबेट। जैसे ए, सबसे पहले ए नाम के कवि थे, उनका आ गया नाम, फिर बी, फिर सी, यानी कि वर्णानुक्रम। जैसे कि नाम के आधार पे इन्होंने वर्गीकरण, सबका मतलब विवरण लिख दिया। तो इसको कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पे इन्होंने कवियों का विवरण किया। फिर आगे देखते हैं। फिर गार्सा द तासी के ग्रंथ में कुल 748 कवि हैं। तो इनके ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण मिलता है? 738। और उसमें हिंदी के 72 कवि थे, शेष उर्दू के थे। तो 748 में केवल 72 कवि जो हैं वो हिंदी भाषा के थे, बाकी क्या थे? उर्दू भाषा के थे। फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। मतलब कि जो गार्सा द तासी की किताब है इस्त्वार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी, इसका हिंदी अनुवाद किया गया। हिंदी अनुवाद किया किसने? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और उसका नाम रखा इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1952 में हुआ। जबकि जो इस्त्वार द लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी है उसका प्रकाशन हुआ था जो 1839 में हुआ था, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन किया हिंदी में वो किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने,
और उसका नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास, और उसका प्रकाशन हुआ 1952 ईस्वी में। फिर तासी की पुस्तक इस्तवार द लितेतर इंदुई हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदवी या हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी या फिर उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तो मतलब कि इनकी बुक में जो इंदोई और हिंदुस्तानी नाम आया है, ये इसका मतलब क्या है, इंदोई जो है वो हिंदी भाषा है और हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुस्तानी या फिर उर्दू के लिए है। समझ में आ गया? तो मतलब कि इंदोई है जो वो हिंदवी या फिर हिंदी, और हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुस्तानी या फिर उर्दू नाम के लिए, उर्दू भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो अब जो गारसा तासी ने पहला प्रयास किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, फ्रेंच भाषा में किया था और अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति में किया था। फिर सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी भाषा में जो लिखा गया वो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह है, और इसका प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। तो हिंदी भाषा में लिखा हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। इसका जो प्रकाशन है वो 1873 में हुआ है नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा। फिर आगे देखते हैं। फिर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। तो शिव सिंह सेंगर के रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, और ये हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन हुआ है 1883 ईस्वी में। तो शिव सिंह सरोज जो है उसका प्रकाशन 1883 में हुआ है। इसके लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर हैं। फिर शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र यानी कि 1000 या फिर 838 कवि जो हैं भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। तो शिव सिंह सरोज में 838 कवियों जो कवि हैं इनका जीवन परिचय पूरा और उनकी जो रचनाएं हैं या कविताएं हैं उनका उदाहरण दिया गया है। फिर 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। मतलब कि ग्रियर्सन आ गया। ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो एशियाटिक सोसाइटी थी वो बंगाल में थी, तो एशियाटिक सोसाइटी से एसोसिएट थे। उसी की पत्रिका में इन्होंने उसी की पत्रिका में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनकी किताब जो थी उसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ? सिंपल सा याद रखना है, ग्रियर्सन की बुक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन हुआ 1888 में, और कहाँ से हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। फिर आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ग्रियर्सन द्वारा जो रचा गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर इसमें क्या है, 952 कवियों को शामिल किया गया है। तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का परिचय दिया। फिर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। तो ग्रियर्सन की किताब जो है उसका अनुवाद हुआ हिंदी में, किसने किया? किशोरी लाल गुप्ता ने किया, और उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और इसका प्रकाशन हुआ 1957 में। तो जो गारसा द तासी की बुक थी इस्तवार द लितेतर इंदोई हिंदुस्तानी, उसका हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने,
और 1952 में उसका प्रकाशन हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और ग्रियर्सन की बुक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसमें इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किया है किशोरी लाल गुप्ता ने, और 1957 में इसका प्रकाशन हुआ और नाम रखा इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और ग्रियर्सन की ही बुक को क्या कहते हैं, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालानुक्रम वर्गीकरण किया। कालानुक्रम का मतलब है जैसे किसी का जन्म जिस सन में हुआ है तो वो पहले जैसे उनके जन्म लेने का जो क्रम था उसी हिसाब से, तो कालानुक्रम वर्गीकरण यानी कि उनके जन्म का समय था उससे उनको एक क्रम में निर्धारित किया गया और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों का व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। तो ग्रियर्सन ने क्या किया, 952 कवियों का परिचय दिया और कवियों और लेखकों को शामिल किया। कालानुक्रम जो था वर्गीकरण उन्होंने किया और उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया। फिर विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। तो जो संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू थी उसको मतलब अलग अलग करके इन्होंने निर्धारित किया। फिर हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का जो विकास था उसको चारण, धार्मिक, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य इस तरीके से उनका निर्धारण किया नाम। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल, तो जो भक्ति काल का समय इन्होंने माना है वो क्या माना है, 16वीं से 17वीं सदी, और इसको कहा हिंदी काव्य का स्वर्ण युग। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद। अब मिश्र बंधुओं में शामिल कौन कौन से हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इसको याद कर सकते हैं GSS, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। फिर मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भाग में विभक्त है, जिसके जो शुरू के 3 भाग का प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी में हुआ था। तो मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भाग में आई, उसके 3 भाग जो हैं उनका प्रकाशन 1913 में हो गया और जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद जो है उसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन है। तो मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवि या फिर 4591, अगर एग्जैक्ट नंबर पूछ रहे हैं तो 4591 और अगर लगभग में पूछ रहे हैं तो उनको कहेंगे 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने किया। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, अज्ञात जो कवि थे उनको उनके ऊपर भी प्रकाश डाला और उनका भी साहित्यिक महत्व जो था उसे स्पष्ट किया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गईं। फिर हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। अब मिश्र बंधु विनोद के बाद जो इतिहास ग्रंथ आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है,
और उनका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और यही क्या है? सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि मतलब एकदम सटीक तरीके से उस समय जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन था वो रामचंद्र शुक्ल ने ही बहुत अच्छे से और डिफाइन करके लिखा था, तो उसका स्थान सबसे ऊपर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है, तो जब सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक का हम लोग पूरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग अगला जो बुक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य शुक्ल का इतिहास जो है मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 ईस्वी में आया। मतलब कि पहले इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास था, और फिर बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास किया गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया? 1000 कवियों का। अब देखते हैं आगे। आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। तो तीन लोगों के मतलब जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे इन्होंने महत्व लिया, जो मतलब कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो आ चुके थे जो ग्रंथ थे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, शिव सिंह सेंगर का, जॉर्ज ग्रियर्सन का और मिश्र बंधु का, इनको भी अध्ययन करके अपने में समाहित किया। तो इनको क्या कहा? इनके जो ग्रंथ थे उनको क्या कहा? कविवृत्त संग्रह कहा। तो शिव सिंह सेंगर के उसको कविवृत्त संग्रह कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन के जो ग्रंथ था उसको बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। और मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है उसे इन्होंने कहा बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। फिर देखते हैं आगे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है अपने जो ये जितने भी इनके कथन आते हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास जो इनका ग्रंथ है उसी से सारे कथन उठाए जाते हैं। तो वो पुस्तक को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो उस बुक से ही ये कथन लिया गया है। यहाँ पे क्या है? जब प्रत्येक देश का साहित्य और ये पूछा भी बहुत बार गया है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो साहित्य होता है वो जो सामान्य जनता है उसके ही चित्रवृत्ति यानी कि उसका जो जैसा मन होता है उसी को दिखाने की कोशिश होती है। जैसे कि आजकल वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं तो वह हम लोगों के मन से ही निकाली गई, वैसा ही हम लोग पसंद करते हैं देखना, तो वैसा आता है। जैसे पहले शाहरुख खान की DDLJ का ज़माना था तब लोग वैसा ही सिनेमा देखना पसंद करते थे। तो यही इन्होंने यहाँ भी कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये इतनी लाइन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और तथा अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो आचार्य शुक्ल जो हैं इन्होंने ही क्या किया? साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपनी विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया।
फिर आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। तो आचार्य शुक्ल ने क्या किया? साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया और युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के साहित्य इतिहास को 4 सुस्पष्ट खंडों में विभक्त किया। तो आचार्य शुक्ल ने लगभग 1000 कवियों का विवरण दिया और समय कितना यूज़ किया इन्होंने? 900 वर्षों का इतिहास को समाहित करने की कोशिश की और इसको क्या है 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। वही 4 जो महाखंड मतलब कालखंड हो गए। फिर शुक्ल जी ने भक्तिकाल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो भक्तिकाल को इन्होंने 4 शाखाओं में बांटा। पहले तो भक्तिकाल को निर्गुण और सगुण में बांटा, फिर निर्गुण की 2 शाखाएं कर दी, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी, और सगुण की भी 2 शाखाएं कर दी, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। अच्छा, ज्ञानाश्रयी कौन थे? जो संत थे, जैसे कि कबीर वगैरह आते हैं। तो जो हिंदू संत जैसे एक तरीके से जो वेदों का ज्ञान लेके क्या करते थे, मतलब निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे, वो क्या हो गए? ज्ञानाश्रयी शाखा में आ गए। प्रेमाश्रयी शाखा में आ गए सूफ़ी, जो सूफ़ी काव्य लिखते थे वैसे वाले, जैसे कि जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, तो वो हो गए प्रेमाश्रयी। फिर सगुण, सगुण मतलब कि जो ईश्वर के साकार रूप की उपासना करते हैं, और उसमें भी एक राम भक्ति शाखा थी जो राम भगवान की पूजा करते थे और उनके लिए काव्य रचना करते थे, और एक कृष्ण भक्ति शाखा जो कृष्ण के भक्त होते थे, जैसे कि सूरदास हैं, अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, कुंभन दास, तो वो सब जो हैं वो कृष्ण भक्त हो गए। फिर आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? अपने इतिहास ग्रंथ में जो कवि और साहित्यकार थे उनका जीवन परिचय पे, मतलब जीवन परिचय उतना ध्यान नहीं दिया या उसका वर्णन नहीं किया है। उनकी जो रचनाएं हैं उनके साहित्यिक, उनका जो है साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है, उनका मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है। फिर एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ऐसे पूछ सकते हैं, ग्रीव्स ने 1917 में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर बुक लिखी और किस भाषा में लिखी? अंग्रेजी भाषा में लिखी। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 विभाग किए। सन 1920 में F.E.K. यानी कि फादर E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ही अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक ग्रंथ निकाला। फिर तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ आया था। ये मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया था और इसमें लगभग 1004 कवियों की मतलब विवरण दिया था। उसमें हिंदी के कितने थे? 62 कवि थे। और इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल के बाद जो नाम आ जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। एक हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में ये प्रकाशित हुए। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की।
फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक लिखी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा है, और इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी की कालावधि तक अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिया है। ये टाइम भी प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितनी कालावधि का प्रयोग किया, मतलब कि का विवरण किया। तो 693 से लेकर 1693। फिर डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे पहले कवि हैं। स्वयंभू को क्या कहा? जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया। तो स्वयंभू ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? डॉक्टर वर्मा जो राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना? अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को, और उनका समय कितना था? 693 ईस्वी था। इसीलिए इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का समय भी 693 ईस्वी माना। फिर नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। मतलब कि नागरी प्रचारिणी सभा भी इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उस पर अपना योगदान कर रही थी, और उसी में इन्होंने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नाम से प्रकाशन करते थे, और 16 खंडों में इन्होंने प्रकाशन किया। तो जिसके अलग अलग कालखंड में जो अलग अलग खंड थे, उनके अलग अलग संपादक थे, उनकी सूची दी गई है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। पहले जो भाग था उसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक थे राजबली पांडे। दूसरे भाग का नाम था हिंदी भाषा का विकास, इसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल, इसके संपादक थे करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भाग था भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति। देखिए, भक्तिकाल जो था रामचंद्र शुक्ल ने 4 श्रेणियों में बांटा था। तो भक्ति जो है वो एक निर्गुण रूप होती है, एक सगुण रूप होती है। तो चौथा भाग जो था निर्गुण भक्ति था, इसके थे परशुराम चतुर्वेदी। फिर 5वां भाग भक्तिकाल की सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा और विजयेंद्र स्नातक इसके संपादक थे। फिर छठा आया रीतिकाल, इसमें भी रीतिबद्ध, इसके संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र। 7वां रीतिकाल रीतिमुक्त, तो इसके थे डॉक्टर भगीरथ मिश्र संपादक। फिर 8वां जो था हिंदी साहित्य का अभ्युदय, भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रम तक, इसके संपादक थे डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। फिर 9वां भाग जो था उसका नाम था द्विवेदी काल 1950 से 1975 विक्रमी, और इसके संपादक थे डॉक्टर सुधाकर पांडे। इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में समाहित कर सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। 10वां भाग है उत्कर्ष काल और काव्य, 1975 संवत 1975 से 1995 विक्रमी, इसके संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र। छठे भाग के भी संपादक डॉक्टर नगेंद्र थे और 10वें भाग के भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। फिर 11वां जो भाग है उसका नाम है उत्कर्ष काल नाटक। तो ये क्या है? नाटक का उत्कर्ष काल है। इस समय नाटकों की रचना शुरू हुई थी। तो 1975 से 1995 विक्रमी सावित्री सिंह और दशरथ ओझा इसके संपादक रहे। 12वां है कथा साहित्य, 1975 से 1995 विक्रमी, इसके संपादक थे निर्मला जैन। 13वें भाग का नाम है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, और इसके जो संपादक रहे वो रहे लक्ष्मी नारायण सुधांशु। फिर 14वां जो भाग है उसका नाम है अद्यतन काल, 1995 से लेके 2017 विक्रमी तक, और इसके संपादक जो थे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और कौशलेंद्र
कैलाश चंद्र भाटिया थे। फिर 15वां जो भाग है वो है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और इसके संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां भाग जो था उसका नाम है हिंदी का लोक साहित्य, और इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों की सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, और इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपना योगदान दिया था। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य के 3 काल यानी कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया। तो धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इसमें बहुत सारे विद्वानों ने योगदान दिया, और इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य को इन्होंने 3 कालखंडों में विभक्त किया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और उनकी काव्य परंपराओं का विवरण भी दिया। फिर बहुत हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं और उनके रचनाकारों के नाम हैं। ये सूची दी गई है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट में अपने लिख सकते हैं। तो हिंदी काव्यधारा 1944 पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने इसका संपादन किया है। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये क्या है, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये इसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत इम्पोर्टेंट, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। हिंदी भाषा का विकास, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। और हिंदी कोविद रत्नमाला, यानी कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, इनके रचनाकार कौन है, श्याम सुंदर दास हैं। फिर राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार हैं मोतीलाल मिनारिया। फिर राजस्थानी पिंगल साहित्य, इसके भी हैं मोतीलाल मिनारिया। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, इनके रचनाकार हैं मोतीलाल मिनारिया। फिर हिंदी वीर काव्य, वीर काव्य 1945 में आया और इसके रचनाकार हैं टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इसके लेखक हैं भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, इसके लेखक हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी का ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे बाजपेयी। ये भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे बाजपेयी। फिर हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे बाजपेयी। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1931 का है, और 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ये रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। फिर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श, इसके रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी। फिर भाषा काव्य संग्रह, इसके रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार, इम्पॉर्टेंट है, वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके रचनाकार हैं सुमन राजे। फिर हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसके रचनाकार हैं नीलाभ।
हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव द्वारा लिखा गया ये। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।